ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी पिछली कक्षा में हमने अष्टकूट मिलान के बारे में स्टडी चल रही थी। कुंडली मिलान पहले हम पढ़ रहे थे। कुंडली मिलान दो तरह की होती है। एक सबसे पहले आता है ग्रह मिलान और फिर आता है अष्टकूट मिलान यानी नक्षत्र मिलान। तो अभी हम स्टडी करेंगे अष्टकूट मिलान। जो नक्षत्र मिलान है वो पूरा नक्षत्रों पर आधारित है। चंद्र राशि जन्म के समय व्यक्ति की जो जन्म राशि होती है यानी चंद्रमा जन्म के समय जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसके आधार पर हम नक्षत्र मिलान करते हैं, जिसे अष्टकूट मिलान कहते हैं। अष्टकूट मिलान में 8 तरह के गुण मिलान होते हैं, 8 तरह के कूट होते हैं। नंबर 1 है वरण कूट, जिसको 1 अंक प्राप्त है। फिर है वश्यकूट, 2 अंक प्राप्त है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। और आज के हमारे कक्षा का विषय रहेगा ताराकूट, जिसको मैक्सिमम अंक 3 प्राप्त है। तो तारा जो है वो 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जन्म तारा। जन्म के समय व्यक्ति का जो नक्षत्र होता है उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। जैसे तो नंबर 1 आती है जन्म तारा, फिर आती है संपत, फिर है विपत, नंबर 4 क्षेम, नंबर 5 प्रत्यय, नंबर 6 साधक, नंबर 7 वध, नंबर 8 मित्र, नंबर 9 अति मित्र। इन ताराओं के फल इनके नाम के अनुसार ही हैं। जैसे जन्म तारा शुभ होती है और संपत तारा भी शुभ है। 3 नंबर की जो विपत तारा है तो ये विपत्ति प्रदायक होती है। 4 नंबर क्षेम, ये भी शुभ है। और 5 नंबर की जो प्रत्यय तारा है ये भी खराब होती है, अशुभ तारा होती है। नंबर 6 साधक, ये भी बढ़िया होती है। और नंबर 7 जो वध तारा है वो भी बहुत अशुभ होती है। फिर है नंबर 8 मित्र तारा, नंबर 9 अति मित्र तारा। ये दोनों ताराएं भी शुभ होती है। इन ताराओं के फल इनके नाम अनुसार है, इसलिए जैसे इनके नाम है उसी तरह इनके फल समझे जाएंगे। इन ताराओं में से 3, 5, 7 तारा यानी विपत, प्रत्यय और वध तारा अशुभ प्रभाव के कारण बहुत अशुभ मानी जाती है। और कुंडली मिलान में तारा को अधिकतम 3 अंक मिले हैं। तारा के अशुभ प्रभाव को जानने के लिए वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक गिना जाता है। इसमें वर का जन्म नक्षत्र भी काउंट होगा और कन्या का जन्म नक्षत्र भी काउंट होगा। जो वर का जन्म नक्षत्र है उसको 1 संख्या मानेंगे और फिर उससे कन्या का जन्म नक्षत्र गिना जाएगा। जो प्राप्त संख्या आएगी उसको 9 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, और जो शेष बचेगा वो व्यक्ति की तारा कहलाएगी। प्राप्त संख्या को 9 को भाग देने पर अगर 1 शेष बचे तो जन्म तारा, 2 शेष बचे तो संपत तारा, 3 शेष बचे तो विपत तारा होती है। इसी प्रकार कन्या के जन्म नक्षत्र से लेकर वर के जन्म नक्षत्र तक दोनों नक्षत्रों को भी साथ में गिनना है। गिनकर 9 से भाग दे तो शेष जो बचे उससे तारा की संख्या का बोध होता है। इस प्रकार दोनों की तारा का निर्धारण कर लेना चाहिए, यानी वर और वधु दोनों की इस तरह से हम तारा निकाल लेते हैं। यदि दोनों की तारा शुभ है तो पूरे 3 अंक मिलेंगे। यदि दोनों की तारा अशुभ है अर्थात 3, 5, 7 तारा आती है, विपत, प्रत्यय और वध, तो 0 अंक प्रदान किए जाते हैं। यदि एक तारा शुभ है व दूसरी अशुभ है तो 1.5 अंक दिए जाते हैं। हाँ जी, तो फिर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तारा गुणांक बोधक तालिका। इसमें ऊपर जो है वर्ग की तारा लिखी हुई है, अगर जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। और साइड में कन्या की तारा लिखी हुई है, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। इस तरह से फिर इनके नंबर दिए जाते हैं, इनका मिलान किया जाता है आपस में। तो ये एग्जाम्पल कुंडली में हमें वर्ग की जो कुंडली है उसके अंदर चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र है, ये मृगशिरा नक्षत्र, और उसके 4थे चरण में वर का जन्म है। उसके बाद फिर
आती है कन्या की जो कुंडली है उसके अंदर चंद्रमा जो है वृष राशि में स्थित है। चंद्रमा वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में स्थित है। ठीक है, ये वर और कन्या की हमने कुंडली एग्जाम्पल कुंडली ली है। तो इससे हम अब तारा बोधक चक्कर में देखते हैं। पहले तो अपन तारा डिसाइड करेंगे कि कौन सी है, वर की तारा कौन सी आ रही है और कन्या की कौन सी आ रही है। ठीक है, अब उदाहरण कुंडली में लड़के का नक्षत्र मृगशिरा तथा लड़की का रोहिणी है। लड़के के जन्म नक्षत्र मृगशिरा से लड़की के जन्म नक्षत्र रोहिणी तक गिनने से जो संख्या प्राप्त हुई उसको, तो वो कितनी संख्या प्राप्त हुई अपनी 27। जैसे मृगशिरा नक्षत्र को 1 माना और फिर यहां से काउंट करके आद्रा के बाद पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा, इस तरह से काउंट करके रोहिणी नक्षत्र तक जब काउंट करेंगे तो 27 संख्या आई और उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचा जो विपत तारा है, जो कि अशुभ है। अब वर्ग की तारा कौन सी आ गई? विपत, जो अशुभ है। इसी प्रकार लड़की के जन्म नक्षत्र रोहिणी से लड़के के नक्षत्र मृगशिरा तक गिनने पर प्राप्त संख्या कितनी हुई? अब रोहिणी को 1 माना, रोहिणी के बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र, तो ये 2 संख्या प्राप्त होती है जो संपत तारा है। यह शुभ है, यह तारा शुभ है। ठीक है, तो अब तारा गुणांक बोधक तालिका में वर्ग की तारा विपत और कन्या की तारा संपत के मिलान करने पर कितने अंक प्राप्त हुए? 1.5 अंक प्राप्त हुए। अब ये गुण मिलान तारा गुणांक बोधक तालिका है। वर्ग की तारा जो है विपत है, यहाँ पर देखिए, और कन्या की जो तारा है वो है संपत। संपत और विपत के नीचे कितने पॉइंट मिले? 1.5 अंक। तो इस तरह से आप तारा गुणांक अंक निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब आगे क्या है कि दक्षिण भारत में ताराकूट को दीनकूट भी कहते हैं, परंतु दक्षिण भारत में पर्याय का भी महत्व है। 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है और एक भाग में 9 नक्षत्र होते हैं। इन भागों को पर्याय कहते हैं। पहले पर्याय को जन्म पर्याय, दूसरे को अनुजन्म पर्याय और तीसरे को त्रिजन्म पर्याय कहते हैं। अब उदाहरण कुंडली में लड़की का जो जन्म नक्षत्र है वो रोहिणी है। लड़की का जन्म नक्षत्र रोहिणी है और पद कौन सा है? चौथा पद है। लड़के का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, उसका भी चौथा पद है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो जन्म पर्याय में, अब लड़के का रोहिणी नक्षत्र है तो इसको अपन 1 नंबर लिख दिया, रोहिणी से स्टार्ट किया तो ये जन्म पर्याय से स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर लिख दिया। फिर इसके बाद सीरियल वाइज जो 27 नक्षत्र है उनके नाम लिखेंगे। रोहिणी के बाद मृगशिरा, नंबर 3 आद्रा, फिर पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो ये 9 नक्षत्र आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? जन्म पर्याय। फिर इसके बाद 10वां नक्षत्र, जहाँ पर पहला नक्षत्र जो है जन्म पर्याय का रोहिणी है, तो वो सेम रिपीट होगा चंद्रमा के नक्षत्रों का। रोहिणी जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। फिर जो 10वां नक्षत्र जो है वो हस्त नक्षत्र आएगा, ये भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। और फिर चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, इस तरह से ये 9 नक्षत्र जो हैं वो अनुजन्म नक्षत्र कहलाएंगे। इस लड़की के जब रोहिणी नक्षत्र से स्टार्ट करते हैं तो ये जो 9 नक्षत्र हस्त से लेकर उत्तराषाढ़ा, ये अनुजन्म पर्याय कहलाएगा। फिर इसके बाद उत्तराषाढ़ा के बाद आता है श्रवण नक्षत्र। 19वां नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र है, तो ये भी चंद्रमा का ही नक्षत्र स्टार्ट होता है, वो त्रिजन्म पर्याय कहलाएगा। ठीक है, ये भी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये तीनों के जो नक्षत्र स्वामी है वो है चंद्रमा। तो श्रवण से के बाद कौन सा आता है नक्षत्र? धनिष्ठा, फिर शतभिषा, फिर पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भरणी और कृतिका।
जो 27वां नक्षत्र आता है वो कृतिका है। इस तरह से जो 9 नक्षत्र है श्रवण से लेकर कृतिका तक ये त्रिजन्म पर्याय कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जो अपन ऐसे तीनों के पर्याय निकाल सकते हैं, जन्म पर्याय, अनुपर्याय, अनुजन्म पर्याय और त्रिजन्म पर्याय, तो तीनों के निकाल सकते हैं। इस तरह हमने पहले लड़की का निकाल लिया। फिर इस उदाहरण कुंडली में वर का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और कन्या का जन्म नक्षत्र रोहिणी है, तो मृगशिरा को पहला नंबर देंगे, जन्म पर्याय में आ जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र 1 नंबर पे लिख दिया। फिर इसके बाद आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, ये जो 9 नक्षत्र हैं वो जन्म पर्याय में आएंगे। इसके बाद आता है अनुजन्म पर्याय, ये क्या कहते हैं, हस्त नक्षत्र के बाद फिर आता है चित्रा नक्षत्र। मृगशिरा का भी नक्षत्र स्वामी मंगल है और फिर चित्रा का भी नक्षत्र स्वामी मंगल रहेगा। तो ये अनुजन्म पर्याय में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? चित्रा के बाद स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण। तो चित्रा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र तक ये जो 9 नक्षत्र हैं वो कौन से पर्याय में आएंगे? अनुजन्म पर्याय में आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आता है त्रिजन्म। श्रवण के बाद फिर आएगा धनिष्ठा, तो ये भी मंगल का नक्षत्र है। तो मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये तीनों के नक्षत्र लॉर्ड हैं जो वो है मंगल। तो ये धनिष्ठा से जब हम स्टार्ट करे हैं तो ये कौन सा पर्याय कहलाएगा? त्रिजन्म पर्याय। तो धनिष्ठा, फिर आएगा शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी। तो ये सीरियल वाइज चलेंगे भाई। जैसे लास्ट 27वां नक्षत्र वो होता है, वो रेवती होता है। रेवती के बाद फिर वापस रिपीट होते हैं अश्विनी से, फिर अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो लड़की का जो नक्षत्र है वो रोहिणी, कृतिका फिर रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र तक हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से जो तीसरा पर्याय है वो त्रिजन्म पर्याय कहलाएगा। धनिष्ठा से लेकर रोहिणी नक्षत्र तक ये जो 9 नक्षत्र हैं इसको त्रिजन्म पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जन्म नक्षत्र से 3, 5, 7 नक्षत्र अशुभ माना गया है, परंतु दक्षिण भारत में इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। अनुजन्म पर्याय में 3, 5, 7 में निम्नलिखित अपवाद हैं। अगर अनुजन्म में जन्म में है, दोनों के, लड़के और लड़की के जन्म नक्षत्र अनुजन्म पर्याय में है, तो 3, 5, 7 तारा में निम्नलिखित अपवाद है। अपवाद नंबर 1, अनुजन्म पर्याय में तीसरे नक्षत्र का पहला पद विवाह के लिए अशुभ है। अगर अनुजन्म पर्याय में जन्म नक्षत्र पड़ रहा है आपका और इसमें तीसरे नक्षत्र का पहला पद विवाह के लिए अशुभ है, परंतु 2, 3, 4 पद अशुभ नहीं है यदि दूसरे कूट मिलते हैं। 5वें नक्षत्र का चतुर्थ पद अशुभ है, परंतु 1, 2, 3 पद शुभ है। इसी तरह 7वें नक्षत्र का तीसरा पद अशुभ है और 1, 2, 4 पद शुभ है। जब लड़की का जन्म नक्षत्र रोहिणी हो तो लड़के का स्वाति नक्षत्र का 2, 3, 4 पद शुभ रहेंगे। ठीक है, अब रोहिणी से अपन स्वाति नक्षत्र काउंट करेंगे। रोहिणी, मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आद्रा, पुनर्वसु, इस तरह ये 7वां नक्षत्र आ जाता है। ठीक है, रोहिणी से स्वाति काउंट करो तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा पद शुभ रहेगा। इसमें लड़के के अनुराधा नक्षत्र का 1, 2, 3 पद शुभ है और
की तारा शुभ होती है। अगर लड़की का जन्म नक्षत्र त्रिजन्म पर्याय में पड़ रहा है, ठीक है, तो विपद, प्रत्यय व वध तारा के किसी भी पद का दोष नहीं लगता। बेशक किसी भी पद में जन्म हो तो वो तारा हमेशा शुभ रहेगी। केवल वध तारा साथ के लिए कुछ विशेष नक्षत्र हैं जिनके साथ कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। अभी ये वध तारा दोष है। अभी उपरोक्त उदाहरण कुंडली है जो जिसमें लड़के का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है, चौथा पद है, ठीक है, और लड़की का रोहिणी नक्षत्र का भी चौथा पद है, जो कि लड़के के जन्म नक्षत्र से लड़की का जन्म नक्षत्र तीसरा यानी विपद तारा हुआ, जो अशुभ होती है। लेकिन अपवाद नियम 3 के अनुसार लड़की का जन्म नक्षत्र त्रिजन्म पर्याय में आता है। अब अपवाद नियम 3 के अनुसार लड़की का जो जन्म नक्षत्र है वो लड़के के जन्म नक्षत्र से काउंट करने पर त्रिजन्म पर्याय में आता है, और त्रिजन्म पर्याय में विपद, प्रत्यय व वध तारा का दोष नहीं लगता। दोनों की तारा शुभ है, इसलिए इसमें कोई तारा दोष नहीं है। ये हमने ऊपर जो निकाले थे लड़की के ये मृगशिरा नक्षत्र से काउंट करने पर जन्म पर्याय, अनुजन्म पर्याय और लड़की का नक्षत्र जो है रोहिणी है, यहाँ पर रोहिणी काउंट किया, 27वां नक्षत्र रोहिणी है जो त्रिजन्म पर्याय में आ रहा है। तो त्रिजन्म पर्याय में अगर त्रिजन्म पर्याय में 3, 5, 7 तारा को अशुभ नहीं माना है किसी भी पद के लिए, कोई भी पद में जन्म हो, ठीक है। हाँ जी, अपवाद नियम 3 के अनुसार लड़की का जन्म नक्षत्र त्रिजन्म पर्याय में आ रहा है, जैसे पहले ऊपर दिखाया आपको, और त्रिजन्म पर्याय में विपद, प्रत्यय व वध तारा का दोष नहीं लगता। दोनों को तारा शुभ मानी जाएगी, इसलिए इसमें तारा का दोष नहीं लगेगा। इसमें पॉइंट तो 1.5 ही मिलेंगे जो अपन ने गुण मिलान तालिका में मिलाए हैं, तो पॉइंट नंबर तो अंक तो 1.5 ही मिलेंगे, लेकिन ये तारा वध तारा, ये जो तारा विपद तारा दोष लग रहा है वो दोष नहीं लगेगा और ये शुभ मानी जाएगी। इस उदाहरण कुंडली में रोहिणी जन्म नक्षत्र, हस्त अनुजन्म नक्षत्र व श्रवण त्रिजन्म नक्षत्र कहलाएगा। अब लड़की की कुंडली में देखेंगे तो रोहिणी जन्म नक्षत्र, हस्त अनुजन्म और श्रवण जो है त्रिजन्म नक्षत्र कहलाएगा। उत्तर भारत व दक्षिण भारत में जन्म नक्षत्र से 3, 5, 7 तारा अशुभ माना है, परंतु दक्षिण भारत में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, ये हमने अब पढ़ लिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे।